मिस आउट द क्लासेस, जल्दी से एनरोल करो एंड स्टार्ट स्टडिंग। ये हमारा करंटली एक्सेप्टेड मॉडल है जिसके अंदर हमने ये बोला है कि तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। योर फिजिकल हेल्थ, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज, डिसेबिलिटी, ये सब आपको आपके जीन से मिलता है, आप इनहेरिट करते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद साइकोलॉजी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप जानते हैं, ये आधार सीरीज चल रही है जिसके अंदर वी आर कवरिंग एनसीईआरटी के सारे यूनिट्स वन बाय वन। सो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था क्लास 12 चैप्टर 4 व्हिच वाज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट फॉर टुडे। सो इन द लास्ट क्लास हमने कवर अप किया था द इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या है, अब नॉर्मैलिटी में क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हमने स्पेसिफिकली 4D कवर किए थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था और करंट मॉडल देखा था कि कौन सा वाइडली एक्सेप्टेड है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जो फैक्टर्स अंडरलाई करते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर का। थोड़ा थोड़ा वील पिक अप ऑन मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बट दैट इज रिजर्व फॉर नेक्स्ट क्लास. So before we begin, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हम live classes and recorded classes दोनों ऑफर करते हैं, which is available on our app and on our web portal, so that आप कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं. All our classes are taken by top faculties. We also offer you curated books and study materials. हम आपको mock test series and previous year questions भी solve करवाते हैं for your all-round preparation. And we also offer you guidance for interview and career related queries के लिए sessions. These are some of our courses that are available for different target exams. So जैसे CUET UG के लिए आरंभ है, लक्ष्य is for CUET PG, UGC NET JRF and GATE के लिए संकल्प है, सफलता is for all the clinical psychology related exams. एंड अभी हमारा आधार बैच चल रहा है जिसके अंदर हम करंटली एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं. सिस्टरली के लिए भी हमारा एक्सेप्टेड कोर्स है. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ enroll किया था. They studied with us and successfully cracked their exams. तो अगर आप भी अपने exams crack करना चाहते हो तो enroll with us, study with us. Now we are going to see classification of disorders for today. अब classification का exactly role क्या है? What does classification do? Classification help करता है psychologists को सामने वाले पेशेंट को या क्लाइंट को कम्युनिकेट करने का और ट्रीटमेंट प्लान करने का अपॉर्चुनिटी देने का. अब जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, व्हाट आई मीन बाय अ डॉक्टर हियर इज अ मेडिकल रिलेटेड डॉक्टर. जैसे आप लेट्स से हेडेक आपको हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपके 5-6 सिम्टम्स देखता है और फिर वो बोलता है कि यार ये माइग्रेन है या ये सर्वाइकल लग रहा है, and now based on that वो आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बताता है. वैसे ही साइकोलॉजिस्ट को भी एक गाइडलाइन चाहिए है सामने वाले पर्सन को क्लैरिफाई करने के लिए कि ये प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट प्लान ये है. सो डिसऑर्डर्स हम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स के बेस पे ग्रुप करते हैं. हर सिम्टम के लिए एक अलग डिसऑर्डर बनाएंगे तो इट बिकम वेरी कंफ्यूजिंग. तो हम कुछ सिम्टम्स का एक सेट बनाते हैं और डिसऑर्डर्स को उस हिसाब से क्लब कर देते हैं कि ठीक है, अगर ये 5 सिम्टम्स है तो ये डिसऑर्डर कैटेगरी है, अगर ये 10 सिम्टम्स है तो ये यहाँ जा रहा है, लाइक दैट. तो हमारे 2 मेन सिस्टम्स फॉलो होते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए. फर्स्ट इज ICD-10. आप अब 11 आ गया है, ICD-11 फॉलो हो रहा है. ICD is developed by WHO, that is World Health Organization. It is the full form is International Classification of Diseases. DSM-5 is given by APA, which is the American Psychological Association. This is the diagnostic and statistical manual for mental disorders. अभी बेसिकली क्या है कि DSM एंड ICD दोनों ही फॉलो होते हैं. बहुत सारी कंट्रीज ICD को फॉलो करती हैं, बट कुछ कंट्रीज DSM को भी फॉलो करती हैं. अमेरिका में मेजरली DSM चलता है, सो ऑब्वियसली their neighboring countries and the countries that are influenced by America follows that. ICD एक ओवरऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है एंड वहां पे वो कैटेगराइज होता है. सी DSM जो है वो स्पेसिफिकली मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए है. ये एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस है. इसके अंदर मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं.
तो स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया डायग्नोसिस का वर्ल्ड वाइड मिल जाता है इन दोनों में. So now we are going to talk about ICD जो WHO ने डेवलप करके दी है. It is published by World Health Organization and internationally यूज होती है, स्पेशली इंडिया में भी ICD ही यूज होती है. ये क्लासिफाई करता है दोनों फिजिकल डिसऑर्डर्स को भी और मेंटल डिसऑर्डर्स को भी. लाइक आई सेड, इट इज नॉट ओनली फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, इट इज फॉर बोथ ऑफ द डिसऑर्डर. इट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, नॉट ओनली मेंटल डिजीजेस. तो इसके अंदर दोनों आते हैं. हर डिसऑर्डर के अंदर यहाँ पे उसका मेन सिम्टम है और व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको कुछ 5 या 6 गाइडलाइंस दी होती है. अगर ये है तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है उसमें ये सिम्टम्स हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिम्टम्स लिखे हुए हैं. अगर ये हैं देन दे आर कैटेगराइज्ड एज दिस डिसऑर्डर. जैसे अगर आप डिप्रेशन का देखो तो द सिम्टम शुड लास्ट फॉर 6 मोर देन 6 मंथ्स. सिम्टम्स में ये ऐसे 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है. अब उसमें से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दीज 9 5 और मोर शुड बी प्रेजेंट फॉर अ पीरियड ऑफ दिस मच टाइम. 6 मंथ्स यूजुअली होता है, तो 6 मंथ्स हो गया या फिर 1 ईयर हो गया, ऐसे वाले. और एक होता है कि दिस शुड नॉट बी ड्यू टू एनी सब्सटेंस, दिस शुड नॉट बी ड्यू टू एनी अदर डिसऑर्डर. ये सब रूल आउट कर दो. अब अगर ये सिम्टम्स हैं तो फिर इस पर्सन को डिप्रेशन है. ऐसे होता है डायग्नोसिस. सो हर डिसऑर्डर के लिए एक मेन हेडिंग होती है. जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं डिप्रेशन, उसके बाद मैं उसका क्राइटेरिया लिख दूं, ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद मैं उसका क्राइटेरिया लिख दूं. तो दिस फॉलोज लाइक दिस. अब DSM-5 ये अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया है. इट फोकसेस ओनली ऑन मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. लाइक आई सेड, इसके अंदर DSM है, मेंटल डिसऑर्डर्स है. तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है, इसके अंदर फिजिकल डिसऑर्डर्स की बात नहीं हुई. ये डिटेल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देता है ईच डिसऑर्डर का और स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज भी दे देता है कि क्या यूज करनी है क्लिनिशियंस एंड रिसर्चर्स को. जब भी आप किसी पेशेंट को कम्युनिकेट कर रहे हो कि ये आपका क्राइटेरिया है, ये आपका सिम्टम है, ये वाला सिम्टम है, इसके बेस पे आपको ये डिसऑर्डर है, तो आप उनको रैंडमली नहीं बोल सकते हो सिम्टम्स के नाम कि आपको तो हवा में चीजें दिखने लग जाती हैं. नहीं, यू विल हैव टू से हेलुसिनेशन. ठीक है. हर डिसऑर्डर के लिए, हर सिम्टम के लिए कोई टर्म है. आप उसके बिहेवियर को रैंडमली नहीं डिस्क्राइब कर सकते. वी नीड टू गिव इट अ नेम. तो इसलिए ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हमें मिल जाती है इन DSM. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. पहले तो ये है कि अगर मैं एज अ क्लिनिकल रिसर्चर या फिर क्लिनिकल डॉक्टर किसी पेशेंट को दूसरे डॉक्टर के पास रिकमेंड कर रही हूँ, तो आई हैव अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट. जैसे आपने अगर मेडिकल लाइन में ये चीज देखी होगी, आप कितने ही बार ENT डॉक्टर्स के पास गए होंगे, दे हैव अ क्लियर कट कम्युनिकेशन लैंग्वेज कि देखो ये सिम्टम है, तो वो कितना जल्दी से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हैं कि यू नो इसका नेक में ये प्रॉब्लम, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो. सिमिलरली क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी देयर आर टर्म्स जो हमें इजी करने होते हैं कि अगर मैं केस किसी और को रेफर कर रही हूँ तो उनको समझ में आ जाए जो मैंने डायग्नोस किया है. मैं बहुत ही ज्यादा रैंडम लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती हूँ. सो क्लासिफिकेशन करने से क्या हो जाता है कि इफ आई टेल द सामने वाला पर्सन कि DSM में ये वाला डिसऑर्डर का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, इसके ये पेशेंट्स, तो इट इज वेरी इजी टू ओपन द बुक एंड सी कि ओके इसके अंदर ये है. उन्होंने क्लासिफाई करके डिसऑर्डर्स को अच्छे से डिवाइड कर दिया सो दैट कम्युनिकेशन बेटर हो जाए. आप कॉजेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे और ट्रीटमेंट को इजीली चूज कर पाओगे क्योंकि हर डिसऑर्डर के सिम्टम्स स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं. तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके सिम्टम्स ये हैं, तो वहां पे कॉजेस भी दिए हुए हैं कि ये पोटेंशियल कॉजेस हो सकते हैं. यू कैन स्टार्ट रूलिंग इट आउट. रिसर्च फैसिलिटेट होती है, एनालिसिस फैसिलिटेट हो सकते हैं क्लासिफिकेशन की वजह से. देन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कम हो जाती है बिकॉज आपको क्लियर कट डेफिनेशन मिल जाती है कि ये सिम्टम है, इसकी ये डेफिनेशन है, ये इस डिसऑर्डर को लीड करता है. नाउ दीज आर द डिफाइनिंग फीचर्स. ये सब बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत रिड्यूस हो जाती है. अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अबनॉर्मल बिहेवियर.
एक तो ये है कि कोई भी सिंगल फैक्टर सारे डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन नहीं करता है। हमने ये पिछली क्लास में भी बोला था कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स तीनों इफेक्ट करते हैं। ये हमारा एक मॉडल था जिसके अंदर हमने बोला था कि दिस इज द बायो साइको सोशल मॉडल। ये हमारा करंटली एक्सेप्टेड मॉडल है जिसके अंदर हमने ये बोला है कि तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। योर फिजिकल हेल्थ, जेनेटिक वनरेबिलिटीज, डिसेबिलिटी, ये सब आपको आपके जीन से मिलता है, आप इनहेरिट करते हो इसको। योर सेल्फ एस्टीम, योर कोपिंग स्किल्स, योर द फैमिली स्ट्रेस दैट यू फेस, ये सब आपका साइकोलॉजिकल के अंदर आता है। यू आर फेसिंग इट इन योर माइंड। सोशल में आपका आता है कैसे पीयर्स आपको मिलते हैं, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं। अब अगर आप यहाँ देखो तो सोशल एंड बायोलॉजिकल जब इंटरैक्ट करेंगे, यू हैव अ वेरी बैड पीयर ग्रुप जो ड्रग्स करते हैं, तो यू वुड गेट इन्वॉल्व इन ड्रग्स दैट वुड ऑल्टर द ब्रेन केमिस्ट्री। तो ये दोनों हो गए कनेक्टेड। फिर या बायोलॉजिकल, आपने कैसा आईक्यू इनहेरिट करा है और वो आपका कितना साइकोलॉजिकली आप उसको डेवलप कर पा रहे हो, ये इंटरैक्ट करके ये बताएगा कि आपका आईक्यू लेवल क्या रहेगा और आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी। यहाँ पे सोशल एंड साइकोलॉजिकल का ये है कि आपकी रिलेशनशिप्स आप कैसे मेंटेन करोगे बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस दैट यू हैव गॉट एंड द टाइप ऑफ पर्सन दैट यू आर मेंटली एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस। यहाँ से आपको क्या ट्रॉमा मिलेगा, आप उसको कैसे टेक करोगे। आर यू गोइंग टू बी रिजिलियंट, आर यू गोइंग टू कोप विद इट, या आप ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। अब ये चीजें जो हैं ये मिलकर आपकी बनाती है मेंटल हेल्थ। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। गॉट इट? इस डायग्राम को अच्छे से समझना। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इंटरैक्ट करते हैं और हमें एक यूनिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक यूनिक पैटर्न ऑफ मेंटल हेल्थ देते हैं। हर पर्सन का कोपिंग रेजिलियंस, हर पर्सन का अंडरस्टैंडिंग, आईक्यू, पर्सनालिटी, ये सब डिफरेंट होता है। अब यही मॉडल इंटरैक्ट करके हमें ये बताता है हाउ मच प्रोन वी आर टू डेवलप अ मेंटल इलनेस। हर पर्सन के अंदर एक ट्रेट, एक बायोलॉजिकल फैक्टर रहता है मेंटल इलनेस डेवलप करने का ना, एक चांस रहता है बाय जीन्स, बिकॉज उसको जो एनवायरमेंट मिलता है दैट कुड ऑल्सो लीड टू अ चांस ऑफ डेवलपिंग अ मेंटल इलनेस। एंड इधर उसका जो थिंकिंग है अबाउट थिंग्स, ये भी एक चांस ले सकता है। अब मान लो किसी पर्सन के अंदर ये तीनों चीजें हैं, फिर उसका डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगा। किसी के अंदर सिर्फ एक बायोलॉजिकल ट्रेट है, बाकी दोनों चीजें नहीं है, तो उसका नहीं होगा। सिमिलरली साइकोलॉजिकली वो बहुत गंदा सोचता है, वो बहुत पेसिमिस्टिक है, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, बट ये दोनों चीजें नहीं है। सोशली उसकी फैमिली सर्कमस्टांसेस बहुत बुरी है, बट अगेन ये दो चीजें नहीं है, तो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। दैट इज व्हाट द बायोसाइकोसोशल मॉडल सेज। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ गया जो भी हमने जेनेटिकली इनहेरिट करा है पेरेंट्स से, हमारे जीन्स या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी दी हॉर्मोन्स, बॉडी दी सिस्टम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे कैसे वर्क करते हैं, कोई इम्बैलेंस तो नहीं है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में, कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई है, कोई हार्मोनल इश्यूज ना हो, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं हमें। सो अगर जैसे लो सेरोटोनिन है हमारी बॉडी में तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन होता है। ये देखा गया है स्टडीज में कि जिनको डिप्रेशन है उनका सेरोटोनिन लो रहता है। अगर डोपामिन बढ़ जाता है तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में ऑब्जर्व किया गया है कि डोपामिन की एक्टिविटी बहुत हाई होती है और जो मेडिसिन भी होती है दे टारगेट कि डोपामिन को कम कर दो। तो बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी इंक्रीज कर देती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क। जब आपके केमिकल्स नहीं कर रहे होते हैं काम तो आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है रिस्क फैक्टर। ठीक है, जितनी भी मेडिसिन हैं वो इन केमिकल्स को, इन हॉर्मोन्स को ही बैलेंस करने को टारगेट करती हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर सबसे पहले आता है हमारा साइकोडायनामिक मॉडल। अब ये फ्रॉइड का मॉडल है। फ्रॉइड ने बोला था कि अबनॉर्मेलिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारा ना अनकॉन्शियस जो है
दैट हमारे ऊपर थोड़ा हावी हो जाता है। मतलब बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस में बहुत ज्यादा ना अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है जिनसे हमने डील नहीं किया है, तो वो उभर उभर कर आके या फिर वो अंदर से हमें इन्फ्लुएंस करके अब नॉर्मल बनाती है। ये फ्रॉइड का पर्सपेक्टिव था। तो उसके हिसाब से द थेरेपी वॉज कि आप अपने अनकॉन्शियस को इनसाइट में लेकर आओ, उससे डील करो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो, तो धीरे धीरे आपका अब नॉर्मेलिटी नॉर्मल होने लग जाएगी। दिस वॉज हिज मॉडल। दूसरा मॉडल है हमारा बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल सिंपल चीज कहता है कि हर बिहेवियर रिलेवेंट है, हमने सीखा है, या तो एसोसिएशन से सीखा है, या कंडीशनिंग से सीखा है, या ऑब्जर्वेशन से सीखा है। तो अब नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि हमने कोई चीज गलत सीख ली है। सिंपल लॉजिक ये है कि जो गलत सीखा है उसको रिवर्स कर दो, या तो सही सिखा दो, या जो गलत सीखा है उसको अनलर्न कर दो, एंड उससे क्या होएगा, बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। कॉग्निटिव मॉडल आता है। फिर कॉग्निटिव मॉडल ने बोला है कि हम सोचते ही गलत हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर मैलअडैप्टिव हो जाता है। दिस इज बेसिकली ट्रायड मॉडल भी था, तो कॉग्निटिव ट्रायड गिवन बाय बेक, जिसके अंदर वी थिंक bad about ourselves, we think bad about others, that is the environment, ourselves, others, या फिर the environment, and इसका तीसरा एज था we think bad about the future. I don't know if it's visible. Future. तो जब हम सब चीजों के बारे में गलत सोचते हैं तो क्या होता है, एक फॉल्टी थिंकिंग हो जाता है जिसमें हम सब चीजों का गलत गलत सोच रहे हैं, वी गो इनटू डिप्रेशन, एंड एक वो सर्कल बन जाता है कि मैलअडैप्टिव बिहेवियर चला जाता है। दिस इज द कॉग्निटिव मॉडल थिंकिंग। अब इनके हिसाब से क्या है कि अगर आप अपने थॉट्स को रिस्ट्रक्चर कर दो, आप अच्छा सोचने लग जाओ, तो आपका अब नॉर्मल बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। लास्ट इज द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल ये कहता है कि बेसिकली क्या है कि हर पर्सन इज अ गुड पर्सन, इनहेरेंटली वी आर गुड पीपल। हमें कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, वी ओनली वांट टू ग्रो, वी ओनली वांट टू एक्सेल, हम सिर्फ अच्छे लोग बनना चाहते हैं। ना द प्रॉब्लम इज कि जब हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या जब हमें अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है यार हम तो यूजलेस हैं, तब अब नॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट होता है। एंड द आइडिया इन देयर थेरेपी इज कि लोगों को रियलाइज करवाओ कि उनकी लाइफ का कोई मीनिंग है, दे आर वर्थ इट, दे हैव सम मीनिंग, एंड उनकी पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करो। एंड इसलिए वो, अगर आप ये करोगे तो वो नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाए। इनके मॉडल ने ये बोला है। फिर आता है सोशियो कल्चरल मॉडल। सोशियो कल्चरल मॉडल बोलता है कि जो बिहेवियर है वो सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से शेप होता है। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस कल्चर में आप रहते हो, जो सराउंडिंग्स में आप रहते हो, दे शेप योर बिहेवियर। तो फैक्टर्स जैसे आपकी फैमिली के कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आपका सोशल रोल क्या है सोसाइटी में, आपको कितना इन्वॉल्व रखा जाता है, कितना नहीं रखा जाता है, आपको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है नहीं हो रही है, आप रूरल में हो, अर्बन में हो, किस सेटिंग में रहते हो। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, अगर मान लो आप बहुत ही ज्यादा स्लम एरिया में हो, तो एक स्टिग्मा लग जाता है, कास्ट के बेस पे स्टिग्मा लगता है, क्लास के बेस पे लगता है। इफ यू आर अनएम्प्लॉयड तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, हमेशा पैसे की टेंशन रहती है, आइसोलेशन भी हो जाती है बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी चीजें मेंटल डिस्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं व्हेन यू डोंट हैव अ गुड पोजीशन इन द सोसाइटी एंड व्हेन यू आर नॉट हैप्पी। एंड उससे क्या होता है कि मेंटल इलनेस का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। तो सम डिसऑर्डर्स जो हैं वो कल्चरल स्पेसिफिक एक्सप्रेशन शो करते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ कल्चर्स में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। डिप्रेशन इज वेरी कॉमनली सीन इन वेस्टर्न कल्चर्स, जैसे कि बिकॉज वहां पे ना लोग आर नॉट प्रोमोटेड टू टॉक टू ईच अदर। बहुत कॉम्पिटिटिव सोसाइटीज हैं, दे लाइक टू स्टे इन टू देमसेल्व्स। उनका बहुत एक मैकेनिस्टिक रूटीन होता है, दे डोंट इन्वॉल्व विद फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। तो उनका लोनलीनेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स की बात वो बहुत खुल के नहीं करते हैं, दे हैव वेरी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स। Whereas in collectivistic cultures, you are encouraged कि बात करो, फैमिली है, साथ में बैठते हैं, डिनर पे साथ में बैठते हैं, रोज बैठते हैं, बात करते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर्स ना बहुत स्पेसिफिकली
कहीं पर ज्यादा होते हैं, कई कल्चर्स में कम होते हैं, कुछ का तो बहुत स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होता है. So now I would like to introduce you to two of our courses. First is the RM batch, जिसके अंदर we are targeting CUET UG 2026. Live recorded classes मिलेंगी, digital study material मिलेगा, mock test series and previous year question paper solve कराए जाएंगे, personalized doubt classes होंगी and complete interview preparation रहेगा. The other batch that I would like to introduce you to is Lakshit, which is targeting CUET PG 2026. Live recorded classes मिलेंगी, physical and digital study material, mock test series, previous year question paper solve करेंगे, personalized doubt classes होंगी, interview की भी preparation करवाएंगे. So both these batches, the classes have started. Don't miss out on it. आपको अगर enroll करना है तो you can contact on the number given below, या फिर आप हमारी website, app पर भी ये courses purchase कर सकते हैं. Don't miss out the classes. जल्दी से enroll करो and start studying. Now we are going to do the diathesis stress model. Diathesis stress model ये कहता है कि there are two basic things that are very important. फर्स्ट इज कि बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी क्या है. आपने अपने जीन्स में या फिर अपनी बायोलॉजी में, आपने अपने जेनेटिक मेकअप में क्या इनहेरिट किया है. हाउ इज दैट थिंग मेकिंग यू प्रोन टू डेवलप अ मेंटल डिसऑर्डर. तो आपके अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, उसको हम कहते हैं डायस्थीसिस. सो सपोज योर पेरेंट्स हैड डिप्रेशन, ठीक है, आपने डेफिनेटली वो ट्रेट करी होगी इनहेरिट, आप में भी वो चांस होगा कि ये बंदा भी डिप्रेशन डेवलप कर सकता है, उसको हम कहेंगे डायस्थीसिस. अब क्या होएगा, डायस्थीसिस एक पार्ट है इस मॉडल का, दूसरा है स्ट्रेस. अब क्या होगा, आप में डायस्थीसिस है, आपके अंदर वो चीज बायोलॉजिकली है. अगर आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जिसके अंदर आप लेट्स से एक अलग एरिया में रह रहे हो, यू आर नॉट वेरी हैप्पी, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज फाइटिंग, यू आर नॉट गेटिंग अ गुड स्कूल, अच्छे दोस्त नहीं बन रहे, नाउ दिस इज स्ट्रेस. ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस प्रोन कर रहा है. तो डायस्थीसिस एंड स्ट्रेस विल इंटरैक्ट टू लीड टू अ मेंटल इलनेस, which might be depression, which might be something else, you don't know. वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल का स्ट्रेस है और आपने उसको कितने लेवल से लिया है. अब मान लो कि डायस्थीसिस है, लेकिन हमें स्ट्रेस नहीं मिलता है एनवायरनमेंट में, हमें अच्छी फैमिली मिल गई, हम अच्छे से कोई लड़ाई नहीं हुई, सब सॉर्ट आउट हो गया फैमिली में, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन, खुश रहे लाइफ में. स्ट्रेस नहीं आया, डायस्थीसिस के साथ नहीं इंटरेक्ट करा, चांसेस आर मेंटल इलनेस कभी आए ही ना, सरफेस ही ना करे. तो ये मॉडल ये कहता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, लेकिन डिसऑर्डर तभी आएगा जब हम उस पर्सन को, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ब्रैकेट डायस्थीसिस वाले पर्सन को स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डालेंगे. तो जो डायस्थीसिस है, इफ इट इज हाई ऑन दिस साइड एंड दिस इज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ये इस साइड पे हाई है. तो अगर तो लो है तो मेंटल इलनेस एब्सेंट रहेगा, जितना मर्जी डायस्थीसिस हाई पे चला जाए, अगर स्ट्रेस लो है तो चांसेस देखो बिल्कुल कम है, ये 0 चांसेस है. इधर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ये इधर आ रहा है, मतलब चांसेस थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं. अब इधर देखो आप, यहां पर भी 0 है, क्योंकि जितना मर्जी स्ट्रेस हो, अगर डायस्थीसिस बहुत कम है, टेंडेंसी टू फॉलो कम है, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगेन डेवलप ना हो. बट अगर आपका डायस्थीसिस भी हाई है, आपका स्ट्रेस भी हाई है, तो यहाँ से देखो मेंटल इलनेस प्रेजेंट होने का चांस कितना ज्यादा बढ़ गया है इधर. इजी टू अंडरस्टैंड इन दिस पिक्चर. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि मेंटल इलनेस तभी आएगी जब आपका ये साइड भी हाई है और ये साइड भी हाई है. दोनों अगर लो हैं तो यहाँ पे नहीं हो रहा है डेवलप. ओके, तो बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी हमेशा डायस्थीसिस होएगी. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज आल्सो डायस्थीसिस, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड. बाकी का मॉडल क्लियर है. स्ट्रेस के साथ इंटरैक्ट किया तो मेंटल इलनेस प्रेजेंट, नहीं किया तो मेंटल इलनेस एब्सेंट. अब इंटीग्रेटेड व्यू हमने बहुत बार कर लिया है कि अब नॉर्मल बिहेवियर रिजल्ट करता है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वाले के इंटरेक्शन से.
बायोलॉजिकल इज द रिलेशनशिप ऑफ डिजीज एंड बॉडीली हेल्थ, सोशल हमारा इंटरपर्सनल फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल जो है वो हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल या इमोशनल वेलनेस हो जाता है. सो दिस एम्फसाइजेस प्रिवेंशन एंड होलिस्टिक केयर. अब प्रैक्टिस एमसीक्यूज पे चलते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द DSM-5 क्लासिफिकेशन? हमारे पास दो हैं जो हमने करी हैं, ये दोनों तो वैसे ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अब WHO है या APA है? DSM क्या है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. दिस इज बाय दिस. WHO क्या करता है? WHO करता है ICD. ठीक है, देखो अगर इंटरनेशनल लिखा है ना तो इंटरनेशनल जो है वो WHO करता है बिकॉज इट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर इट. इंटरनेशनल कोई चीज तभी होती है जब उसको एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया हो. तो दैट इज क्लियर कि इसको WHO ने किया होगा. अब दूसरी DSM है वो APA ने करी है. Which model explains abnormal behavior as learned through reinforcement? Learned आ गया तो learned वाली चीज कौन बोलते हैं बार बार? बिहेवियर. ये बोलते हैं सब कुछ learned है, सब कुछ learned है, ऑब्जर्वेबल है. ये फोकस करता है अनकॉन्शियस के ऊपर, ये फोकस करता है पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, ये फोकस करता है थिंकिंग के ऊपर. ठीक है, तो बिहेवियरल बात करता है लर्नड की, मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स की. The diathesis stress model suggests that stress always causes disorders. Disorders occur only due to genetics. Environment alone causes illness. नहीं, biology and stress का interaction. इसका बात ही यही है, ये biology है और ये आपका environment है. इस पूरे मॉडल का लॉजिक ये इसलिए साथ में है क्योंकि इस डैश का मतलब इज इंटरैक्शन. इसका आधा का मॉडल क्लियर ही नाम में है. So the answer is B. The ICD-10 classification is mainly used for एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए. तो हमने बात ही नहीं करी है इस चैप्टर में. पर्सनालिटी टेस्टिंग इज अ वेरी नैरो थिंग, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए नहीं. इट इज फॉर फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जब हम डिजीजेस की बात करते हैं तो मेंटल फिजिकल दोनों. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव मॉडल अबनॉर्मल बिहेवियर अराइजेस ड्यू टू, अभी हमने कॉग्निटिव की बात करी थी, इसके अंदर आता है थिंकिंग. ये चला जाता है साइकोडायनामिक में. ये हमारा होता है बायोलॉजी वाला पोर्शन. कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हमारा सोशल वाले मॉडल में चला जाता है. सो आंसर इज बी. So thank you so much for watching this video. Stay connected to this series. Now we are going to take one more class that will end this chapter. So keep learning, keep growing, stay connected.